वेलकम टू पाठशाला। चलिए आज पढ़ते हैं एक टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, जिसे हम कहते हैं प्रमोशन और डिमोशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं प्रमोशन के। हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैरियर में प्रमोशंस मिले, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं प्रमोशन के, और डिमोशन और प्रमोशन में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे एक प्रमोशन का प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये सब कुछ चलिए आज स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रमोशन से। अब जब हम बात प्रमोशन की कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये है री असाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर लेवल जॉब। मतलब वो जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उससे एक ऊपर वाले लेवल पे हमने उसको प्रमोट कर दिया। हमने उसको कहा कि अब आप अपने सीनियर पोजीशन पे काम करो। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक अपवर्ड मूवमेंट है और एक वर्टिकल मूवमेंट है एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम लोअर लेवल जॉब्स टू हायर लेवल जॉब्स, जिसमें क्या क्या चीजें, उसकी ड्यूटी इंक्रीज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि वो सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है। अब पहले जूनियर था, अब एक लेवल अप हो गया, तो ऑब्वियसली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। बट साथ साथ क्या बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है, उसकी पे बढ़ रही है, और जो उसको इंसेंटिव्स या फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस मिलते थे पहले से, वो भी अब और ज्यादा इंक्रीज हो गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये कहलाता है प्रमोशन। तभी हर कोई चाहता है कि उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन क्यों देती है? देखिए, दो तरीके होते हैं रिक्रूट करने के। जब मैं रिक्रूटमेंट आपको डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी पोजीशन को फिल करते हैं हम वैकेंसी, तो उसमें दो तरीके हैं। या तो हम नया पर्सन जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से वहां से अपॉइंट कर लें, या हम इंटरनल अपने किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करके उस पोजीशन पे ले जाएं। तो जब हम इंटरनली किसी को प्रमोट कर रहे होते हैं तो इसको एक बहुत ही अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस माना जाता है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस है? क्योंकि ये एक मोटिवेटर की तरह एम्प्लॉय के लिए काम करती है। उसको ये लगता है कि ओके, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कंसीडर करेगी और मुझे प्रमोट करके सीनियर पोजीशन पे अपॉइंट करेगी, जिससे मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, जिससे मेरा स्टेटस भी बढ़ेगा, मेरी जो नीड्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रमोशन को एक बहुत अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है। दूसरा, इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी जो है वो एक लॉयल्टी जनरेट करती है इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि आप उसकी मेरिट्स को, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसको कंसीडर कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको आगे प्रमोशन दे रहे हो, आगे उसको ऊपर लेके जा रहे हो आपके उसके कैरियर में। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, वो लॉयल हो जाएगा, और उसका मोरल भी आप इम्प्रूव कर रहे हो। दैट ओके, इफ आई एम वर्किंग बेटर, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे प्रमोट करेगी। और जो उसकी नीड्स हैं इंक्रीज स्टेटस के लिए, कि वो पहले जूनियर था अब वो सीनियर लेवल पे आ गया, तो उसकी जो सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, सेल्फ रिकॉग्निशन नीड्स हैं, वो भी फुलफिल हो रही हैं। तो एक बहुत पावरफुल एम्प्लॉय मोटिवेटर माना जाता है प्रमोशन को। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं, कौन कौन से बेसिस पे जो है हम प्रमोशन करते हैं। तो पहला बेसिस है सीनियरिटी, यानी कि लेंथ ऑफ सर्विस। अब जैसे हम सीधा सीधा स्ट्रेट सीनियरिटी की बात करें तो भाई जो जितना पुराना होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसको उतना जल्दी प्रमोशन मिलेगा। मतलब अगर मुझे किसी पोस्ट पे किसी को अपॉइंट करना है, मेरे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, सपोज मुझे मार्केटिंग मैनेजर रखना है, 5 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उनमें से किसी को मुझे मार्केटिंग मैनेजर बनाना है, तो मैं किसको बनाऊंगी? जो सबसे पुराना, जिसने सबसे पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, उसको सीधा उठाकर बना दूंगी। तो ये तो होता है सीनियरिटी, मतलब जो जितना ज्यादा सीनियर है ऑर्गेनाइजेशन में अपनी लेंथ ऑफ सर्विस में, मतलब कोई 5 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना है, कोई 6 साल पुराना है, तो किसको प्रमोशन मिलेगा? जो सबसे पुराना है, 6 साल पुराने वाले को मिल जाएगा। तो ये तो होता है पहला क्राइटेरिया या पहला बेसिस है सीनियरिटी। दूसरा है मेरिट। मेरिट का मतलब है आप सीनियर हो या नहीं हो, आप जितने ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, जितनी ज्यादा आपके अंदर स्किल्स हैं, उसके बेस पे प्रमोशन होगा।
तो सीनियरिटी यहाँ पे काउंट नहीं होगी, यहाँ पे काउंट होगा कि भाई पांचों मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा बढ़िया कौन है, सबसे अच्छा काम कौन करता है, चाहे वो 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है, तो प्रमोशन जो है वो उसको मिलेगी। यहाँ इसीलिए मैंने लिखा है व्हेन मेरिट इज टेकन एज द बेस इट इज एंश्योर्ड दैट कॉम्पिटेंस इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोग्रेस। तो कॉम्पिटेंट कौन है उसको प्रमोट करेंगे। द प्रमोशन इज मेड ऑन मेरिट एंड कॉम्पिटेंस विच आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपने जब सबकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करा, चेक की, तो आपको पता लग गया कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है उसका जो है वो प्रमोशन सबसे पहले होगा। अब परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए क्या करना होगा हर एम्प्लॉय को, उसको करना होगा हार्ड वर्क और पूरे डेडिकेशन के साथ करना होगा, तभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और जब सब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो जाहिर सी बात है अच्छी परफॉर्मेंस वाले को प्रमोशन मिलेगा। अब इन दोनों का ना एक थर्ड क्राइटेरिया होता है जिसमें हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, सीनियरिटी कम मेरिट और मेरिट कम सीनियरिटी। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए जब हम सीनियरिटी की बात कर रहे थे केवल, तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। मतलब हमने ये देखा कि जो सबसे पुराना है उसको आप प्रमोट करके बाकी सबका बॉस बना दो, तो हो सकता है जो सबसे पुराना हो उसको नए लोगों के कंपैरिजन में उतना ज्यादा अच्छे से नहीं आती हैं चीजें, उसकी नॉलेज ऑब्सोलीट हो चुकी, पुरानी हो चुकी, उसका सोचने का तरीका पुराने पैटर्न पे है, उसको नहीं आता। बट आपने क्या किया, सीनियरिटी के बेस पे उसको प्रमोट कर दिया, तो ये गलत डिसीजंस हो सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस है। दूसरा है मेरिट। अगर आपने केवल मेरिट को चूज कर लिया तो हो सकता है जो पर्सन बहुत साल जिसने आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए, 6, 8, 10 साल से वो काम कर रहा है, तब भी उसको प्रमोशन नहीं मिला, और किसी 2 साल पहले आए हुए पर्सन को आपने प्रमोट कर दिया, तो हो सकता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन से लगे कि यहाँ पे मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतना पुराना हूँ, मुझे नहीं दिया प्रमोशन। तो ये उसकी लॉयल्टी में, उसकी बिलोंगिंगनेस में जो है वो डिफरेंस आ सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है या अपना काम वो खराब करना शुरू कर देगा। तो ये जो दोनों मेथड थे, सीनियरिटी या ओनली मेरिट, इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब दोनों ही जो है वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में। तो यहाँ पे मैं इसीलिए लिख रही हूँ मेरिट इज प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट पर्सनल एज दे आर इंटरेस्टेड इन एनरिचिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वेयर एज ट्रेड यूनियंस की अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं भाई जो जितना पुराना है उसको प्रमोशन दो। तो अब दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा हम तो उसे प्रमोशन देंगे। ट्रेड यूनियंस कह रही है भैया हमारा जो बंदा पुराना है आप उसको पहले प्रमोशन दो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप दोनों मेथड्स को कंबाइन कर दो, और जब आप कंबाइन कर दोगे तो जाहिर सी बात है यू विल हैव द बेस्ट वन। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल में बताया, इफ 2 एम्प्लॉयज आर इक्वल इन सीनियरिटी। अब देखिए दोनों की सर्विस को 6-6 साल हो गए, यानी सीनियरिटी वाइज अगर आपको प्रमोशन देना हो तो आप किसको दोगे, दोनों की सेम जो है वो टाइम पीरियड है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करोगे, मेरिट शुड बी टेकन एज द बेसिस फॉर प्रमोशन फॉर देम। अब आप देखोगे सीनियरिटी में दोनों इक्वल है, तो दोनों में से ज्यादा कॉम्पिटेंट कौन है, चलो उसको प्रमोशन कर देते हैं। दूसरा, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में बता रही हूँ, अगर दोनों एम्प्लॉयज मेरिट वाइज, कॉम्पिटेंस वाइज बिल्कुल इक्वल है, जितनी स्किल एक बंदे के पास है उतनी दूसरे एम्प्लॉय के पास भी है, तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों लोगों में से ज्यादा पुराना कौन है, जो ज्यादा पुराना होगा उसको हम प्रमोट कर देंगे। तो इस तरह की जो सीनियरिटी कम मेरिट क्राइटेरिया है या मेरिट कम सीनियरिटी है, इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि मैनेजमेंट भी खुश है कि भाई हमने जो कॉम्पिटेंट है उसको प्रमोट किया, और ट्रेड यूनियंस भी खुश है कि जो पुराना था उसको प्रमोशन मिल गया। तो ये जो मेथड है ये मोस्ट प्रेफर्ड मेथड माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपके आप मेरिट कम सीनियरिटी या क्वालिफाइड सीनियरिटी भी इसे कहते हैं, और जो है वो सीनियरिटी कम मेरिट भी इसे कहते हैं। तो ये तीनों एक ही बात है। तो ये थर्ड मेथड था। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी मेथड को आगे मैं लेकर जा रही हूँ। जो पहला रूल है किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट करने में, वो ये है कि लॉन्जेटिविटी शुड प्ले अ सेकेंडरी रोल इन द डिसीजन टू प्रमोट। जो सीनियरिटी है उसको हमेशा सेकंड नंबर पे जो है वो होना चाहिए, पहला नंबर हमेशा हमेशा कॉम्पिटेंस का होगा।
In fact, it should be used only in the case where 2 or more employees are vying for a management position and are equally qualified to be promoted. कब आपको सीनियोरिटी को कंसीडर करना है? जब आप देख रहे हो कि जितने एम्प्लॉयज का जो प्रमोशन के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं वो इक्वली क्वालिफाइड है, उनकी जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो इक्वल है, तो हम सीनियोरिटी को कंसीडर करेंगे कि अच्छा स्किल वाइज कॉम्पिटेंस वाइज ये सारे इक्वल है, अब इनमें से चेक करो कौन सा सबसे ज्यादा पुराना है, लेट्स प्रमोट दैट पर्सन। तो इसमें क्योंकि अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, अब अगर आप जो है ये देखें कि जो आपके पुराने लोग हैं आप उनको रिवॉर्ड देने के लिए कि भाई तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी पुराने हो, काफ़ी सालों से हो, तो मैं तुमको जो है वो प्रमोट कर दे रहा हूँ, ये कई बार अनफेयर होता है, कई बार सूट नहीं करता उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि एक्चुअली में ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, और इनफैक्ट ये अच्छा नहीं होता कंपनी के लिए भी कि भाई मैंने एक बंदे को क्योंकि वो 10 साल पुराना है इसलिए उसे प्रमोट करके बाकी सबका बॉस बना दिया, बट इसके पास बॉस वाला जो विजन है, बॉस वाली जो एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, एक जो प्रॉब्लम एनालाइजिंग कैपेबिलिटी है वो है ही नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में ये हार्मफुल हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रेफर्ड मेथड है वो हमेशा हमेशा मेरिट रहता है, या तो फिर मेरिट कम सीनियरिटी रहता है। देन इसके अलावा ये तो हमने पढ़े ऑफिशियल प्रमोशन क्राइटेरिया, अब इसके अलावा कुछ अनऑफिशियल प्रमोशन क्राइटेरियाज भी होते हैं, जैसे नंबर 1 है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। कोई इंडिविजुअल के जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना कॉन्फिडेंट लगता है, वो इतना स्मार्ट है, तो हमें उसको देख के लगता है कि अच्छा अगर मैं इसको मैनेजर बना दूं तो ये तो सबको हैंडल कर लेगा। तो मैंने ना उसकी सीनियरिटी देखी, ना मैंने उसकी जो है स्किल सेट देखा, मेरिट देखी, बट उसकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ओ यस दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ सच पर्टिकुलर पोजीशन, तो मैंने सीधा उठा के उसको प्रमोट कर दिया। दूसरा जो मैंने यहाँ बताया वो है नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म। तो कोई ये मेरा फेवरेट है तो चलो मैं इसको ही प्रमोट करूंगा, नो मैटर वो स्किल्ड है या नहीं, नो मैटर वो उसके पास सीनियरिटी है या नहीं, या मेरे कोई रिलेटिव का कोई एम्प्लॉय, मेरा कोई रिलेटिव मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो उसको प्रमोट कर दिया, या कई बार होता है ना रेफरेंसेज आ जाते हैं, अरे ये मेरे रिलेटिव का भाई है या ये है वो है, इसको प्रमोट कर दो, तो ये नेपोटिज्म कहलाता है। तो ये गलत है, ये अनऑफिशियल है, आप किसी पर्सन की कॉम्पिटेंस नहीं देख रहे हैं, आप उसका जो है वो जो स्किल्स हैं वो नहीं देख रहे। तीसरा सोशल फैक्टर, कई बार सोसाइटी के प्रेशर में या हमें लगता है कि ओके इस पर्टिकुलर पर्सन को, बिकॉज हम जिस नेटवर्किंग में, हम जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को ऊपर लाना होगा, तो वो भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन मेरी किसी एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मेरी उससे फ्रेंडशिप है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे प्रमोट करना है तो मैं उसको प्रमोट कर दूंगी, तो ये फ्रेंडशिप। तो बट ये जो सारे क्राइटेरियाज हैं ये अनऑफिशियल प्रमोशन क्राइटेरियाज हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग टूल होता है टू मोटिवेट द पीपल। उससे क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय को लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे हमारा प्रमोशन हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन पॉलिसी में बिलीव करती है, लोगों को प्रमोट करती है, तो अच्छे लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा रहेंगे, आपके साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको आगे प्रमोट होने का चांस मिलेगा। दूसरा, एज रिकॉग्निशन ऑफ एंड रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। आप किसी के अच्छे काम करने पे आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा एक जो है वो टूल है टू रिकॉग्नाइज समवन्स कैपेबिलिटी। देन इससे क्या फायदा होता है, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है और एम्प्लॉय एनकरेज होता है टू रेंडर टू द कंपनी द बेस्ट सर्विस दे आर केपेबल ऑफ। जितना बेस्ट वो काम कर सकते हैं वो उतना करने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है, अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो जो नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफिल होंगी। अब यहाँ पे चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय प्रमोशन। अब ये
टाइप क्या क्या होते हैं, अभी तक हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया, तो देखिए पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन मतलब कि आपका जो लेवल है, जैसे मैंने आपको प्रमोशन में बताया कि अपवर्ड मूवमेंट होती है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन है यानी अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही, फ्लैट पैरेलल मूवमेंट हो रही है। कैसे? ये जो प्रमोशन है रिवॉर्ड्स एन एम्प्लॉय विद एन इंक्रीज इन पे। इसमें क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी तो बढ़ गई बट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर चेंज हुआ है। तो लेकिन तब भी जो है इसको हम अपग्रेडेशन ऑफ एन एम्प्लॉय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एजुकेशनल सेक्टर का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मैंने किसी लेक्चरर को प्रमोट करके सीनियर लेक्चरर बना दिया। अब सीनियर लेक्चरर जब वो बन गया तो उसको सीनियर लेक्चरर का ग्रेड पे मिलेगा, मतलब उसकी सैलरी बढ़ गई है। बट अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आए, वो तो पहले भी पढ़ाता था और अभी भी पढ़ाएगा, पहले लेक्चरर की तरह पढ़ाता था, अब सीनियर लेक्चरर का टैग या पोजीशन उसको मिल गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं हुआ है, सैलरी में चेंज हुआ है सिर्फ। तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। अपग्रेडेशन तो हो गया बट ड्यूटीज में चेंज नहीं हुआ है या बहुत थोड़ा चेंज हुआ है। दूसरा आता है वर्टिकल प्रमोशन, जो कि कॉमन है, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, जिसमें कि सैलरी तो बढ़ ही रही है। ये है एक्चुअल प्रमोशन जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद अ चेंज इन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा, चेंज इन सैलरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, बेनिफिट, सब चीजों में चेंज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है दूसरी इंडस्ट्री का, मार्केटिंग इंडस्ट्री ली है। अब जैसे आपने एक मार्केटिंग सुपरवाइजर को मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, तो मार्केटिंग मैनेजर बनाते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसकी स्टेटस बढ़ गया है, उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो बढ़ गए हैं और साथ ही साथ उसकी सैलरी भी बढ़ गई है। Due to its nature, it can also change the nature of the job as well. पूरा जॉब ही कई बार जो है आपका प्रमोशन की वजह से, जो आपको प्रोफाइल जिस पे आप काम कर रहे हो अभी, अब आपका प्रमोशन होके वर्टिकल प्रमोशन में आप जो उस प्रोफाइल को हैंडल करते हो कई बार बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप पहले फंक्शनल हेड थे, उसके बाद आपको जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। तो फंक्शनल हेड मतलब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन को जो है वो हेड कर रहे थे, पूरा देख रहे थे। सपोज आप मार्केटिंग देख रहे थे, उसका वो पूरा डिपार्टमेंट देख रहे थे, अब आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हो, तो आपको ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे फंक्शन है वो सब आपको देखने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब हो गई, लेकिन आपको प्रमोशन के बाद ये टाइटल मिला है तो आपको उसे देखना पड़ेगा। तो ये कहलाता है वर्टिकल प्रमोशन, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होती है, स्टेटस भी चेंज होता है, सैलरी भी चेंज होती है, बेनिफिट्स भी चेंज होते हैं। देन थर्ड है ड्राई प्रमोशन। अब ये बड़ा लोगों को लगता है कि ये कैसा प्रमोशन है भाई, ड्राई। तो और ऐसा प्रमोशन ना कोई एम्प्लॉय स्पेशली नहीं चाहता कि उसको जो है वो ऐसे ड्राई प्रमोशन मिले। ये कैसा प्रमोशन है, यहाँ पे इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस तो है बट विदाउट द बेनिफिट्स है, मतलब आपको कोई इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स और सैलरी में कोई हाइक या इंक्रीज नहीं मिल रहा है। इट मीन्स नो इंक्रीज इन पे और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर दैट मैटर, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ गई हैं। आपको टैग तो मिल गया कि आप पहले एग्जीक्यूटिव से अब मैनेजर बन गए, बट आपकी सैलरी उतनी है। तो इसमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, सैलरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं बढ़ते। इसलिए एम्प्लॉयज कहते हैं कि ऐसा प्रमोशन हमें, मतलब हम बहुत खुश नहीं है कि हमारा ड्राई प्रमोशन हो, वो चाहते हैं वर्टिकली प्रमोशन हमें मिले। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रमोशन। आई होप आपको सबको पसंद आ गए, और भी बहुत कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। अब एंड तक पूरा वीडियो देखिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए पाठशाला। चौथा है ओपन और क्लोज प्रमोशन। बेसिकली जब हम प्रमोशंस डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम तीन टाइप ही मेजर देखते हैं कि हमारा ड्राई है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अब ये जो ओपन और क्लोज प्रमोशन मैं आपके लिए लाई हूँ, यहाँ पर क्या होता है, ओपन प्रमोशन में भी ना ड्राई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्लाई होगा और क्लोज में भी ड्राई, हॉरिजॉन्टल और
जो है वर्टिकल प्रमोशन अप्लाई होगा। पर सिचुएशन क्या है, ओपन प्रमोशन जो है उसमें सारे इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए कि भाई उन सब में से किसी का हो जाएगा। लेकिन जो क्लोज्ड प्रमोशन है उसमें क्या होता है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों में से ही हमें किसी को चूज करना है। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि ये जो जिन सेलेक्टेड लोगों को हमने चूज किया है इनका ड्राई प्रमोशन हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो टाइप्स मेजरली हम जो है उनमें हमने डिफरेंस पता लगता है। बट ओपन और क्लोज में क्या, ओपन इज ओपन फॉर ऑल, हर कोई जो है वो वहाँ पे एलिजिबल है। तो ये जनरल पोजीशंस के लिए अगर कोई कैटेगरी है तो वहाँ ओपन प्रमोशन होगा किसी भी जनरल कैटेगरी के लिए। बट जो हमारी स्पेसिफिक पोस्ट होती है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है, तो मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट में सब एलिजिबल नहीं हो सकते ना, सेलेक्टेड टीम मेंबर्स एलिजिबल होंगे। कौन, जो मार्केटिंग मैनेजर के नीचे काम करते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उनको पता है कि कैसे होता है, तो वो क्लोज प्रमोशन है। अब प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है? देखिए, प्रमोशन करने के लिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी को ऑप्ट करती है तो बेसिकली ये पॉलिसी होती क्या है, ये करती क्या है। और सबसे पहली चीज है कि इस पॉलिसी में ही ये पता होता है कि किस तरीके से प्रमोशंस किए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस कितना बढ़ेगा और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स कितने बढ़ेंगे, प्रमोशन किस टाइप का होगा। तो ये सारी चीज़ों की बेसिकली जो पॉलिसी होती है, जैसे सारी पॉलिसीज होती है ना, वैसे ये पॉलिसी भी गाइडलाइन फॉर एक्शन है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या पॉलिसी बनाती है। तो इट वेरीज बाय ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग हो सकती है। बट ये जो प्रमोशन पॉलिसी है ये क्लियरली बताती है और वाइडली इसको हमें सर्कुलेट करना होता है और अपने सारे एम्प्लॉयज को बताना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से प्रमोशन करती है। तो प्रमोशन पॉलिसी में बिल्कुल क्लियरली ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं और हम हर अपने एम्प्लॉय के साथ इसको शेयर करते हैं कि ये हमारे क्राइटेरियाज हैं प्रमोशन करने के। अगर आप एक साल में इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे तो आप भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस पॉलिसी के, जो कॉम्प्रिहेंसिव और रियलिस्टिक प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसे हम एक अच्छी पॉलिसी कहते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए वो मैं आपके लिए लाई हूँ। जैसे पहला पॉइंट है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लाइन्स एंड लैडर ऑफ प्रमोशन शुड बी मेड क्लियर टू ऑल एम्प्लॉयज। मतलब क्या हायरार्की है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को आप सीधा प्रमोशन करके सीईओ बना दो, नहीं होगा ना ऐसा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रमोट होके एक लेवल ऊपर कहाँ जाओगे, फिर उसके एक लेवल ऊपर कहाँ जाओगे। तो वो पूरा लाइंस एंड लैडर हमें उस पॉलिसी में क्लियर करनी होगी और सारे एम्प्लॉयज को वो प्रमोशन की जितनी भी लैडर्स हैं वो पता होनी चाहिए और कहाँ कहाँ किसका प्रमोशन हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज भी उसमें लिखी होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है, द पॉलिसी मस्ट स्पेसिफाई रूल्स रिगार्डिंग द प्रपोर्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फॉर ईच ग्रेड। अब किसी भी पोजीशन के लिए हम इंटरनली रिक्रूट करेंगे प्रमोशन के थ्रू या हम बाहर से किसी पर्सन को रिक्रूट करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली प्रमोशन तो है नहीं। तो ये भी आपकी पॉलिसी को बताना होगा कि किस पोजीशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कितना प्रपोर्शन होगा, किस ग्रेड में कितना प्रपोर्शन इंटरनल प्रमोट होके जाएंगे लोग और कितने लोग बाहर से आएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि 100% इंटरनली लोगों से ही हम काम चला लें उन्हें प्रमोट कर करके। हो सकता है कुछ जॉब्स में ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि इंटरनली जो लोग अवेलेबल है उनमें से कोई भी उसके लिए बेस्ट फिट हो ही ना, तो हमें बाहर से लाना पड़ेगा ना उस पर्सन को। तो ये हमें अपनी पॉलिसी में ओपनली क्लियरली बताना होगा कि कितना प्रोपोर्शन इंटरनल रिक्रूटमेंट का रहेगा और कितना एक्सटर्नल का रहेगा। देन पॉलिसी में ये भी जरूर बताना होता है कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्रमोशन से पहले, क्योंकि प्रमोशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो तो लोगों को नई चीजें, नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या चाहिए होते हैं, क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको अपनी पॉलिसी में क्लियरली बताने होंगे सो दैट एम्प्लॉयज उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सके और एलिजिबल हो सके अपना स्किल सेट को एनहेंस करके। देन
प्रमोशन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं इंटरनल प्रमोशन कह रही हूँ, इसको एनकरेज करना चाहिए, तभी लोगों का मोराल बढ़ेगा, तभी वो मोटिवेट होंगे अच्छा काम करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, टॉप मैनेजमेंट मस्ट ले डाउन इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग वेट गिवन टू सीनियरिटी एंड मेरिट। जो हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, उसमें मैनेजमेंट को ये बताना होगा कि हम किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे प्रमोशन करेंगे, सीनियरिटी बेस्ड होगा, मेरिट बेस्ड होगा। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, मेरिट कम सीनियरिटी दोनों को कंसीडर करना चाहिए, जो कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। देन वेटेज गिवन टू द रिकमेंडेशन ऑफ इमीडिएट सुपीरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। जो आपका इमीडिएट बॉस है वो आपको रिकमेंड कर रहा है प्रमोशन के लिए या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको सबसे क्लोजली जानता है, वही आपका क्लोजली वर्क ऑब्जर्व करता है कि आप किस तरह का काम करते हो, आपका एक्चुअल स्किल सेट क्या है। तो उसकी रिकमेंडेशन है कि आपको प्रमोशन दिया जाए या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको वेटेज मिलनी चाहिए। देन आपके एम्प्लॉयज का पोटेंशियल असेस करने के लिए जो मेथड्स हैं कि किस एम्प्लॉय में कितना पोटेंशियल है, कितना बढ़िया काम कोई कर सकता है, जिसे हम पोटेंशियल अप्रेजल भी कहते हैं। हमें पता ही नहीं है मेरे अंदर ये हिडन टैलेंट है, ये स्किल है, तो इसके लिए भी इस तरह के पोटेंशियल को असेस करने के लिए भी मेथड्स को ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज की एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन को पता लगे और वो अकॉर्डिंगली उन्हें प्रमोट कर पाए। देन पर्पस जो है इस प्रमोशन पॉलिसी का, वो है यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना, सो दैट ट्रांसफर एंड प्रमोशंस आर इजीली मैनेज्ड। कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सपोज सिस्टर कंसर्न्स हैं, तो आपने किसी को प्रमोट करके ट्रांसफर किया है या उसी ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रमोट किया है, तो दोनों चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए। देन प्रमोशन इज डिफाइंड एज अ पोजीशन चेंज मूविंग फ्रॉम अ लोअर ग्रेड पोजीशन टू हायर ग्रेडेड पोजीशन। ये उसमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि जैसे मैं वर्टिकल प्रमोशन की बात कर रही थी, तो ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। एंड एनी मूव फ्रॉम अ ग्रेडेड पोजीशन to another position in the small grade shall be considered a lateral transfer and not a promotion। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई एम्प्लॉय किसी पोजीशन में काम कर रहा है और उसको उसी के पैरेलल दूसरी पोजीशन में हमने काम करने के लिए भेज दिया, तो वो प्रमोशन नहीं कहलाता। सेम ग्रेड पे अगर आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ और अब मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्लरिकल काम के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये प्रमोशन नहीं है। क्यों नहीं है प्रमोशन? क्योंकि इसमें ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं और ना ही मेरी सैलरी या मेरा स्टेटस इंक्रीज हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रमोशन नहीं कहते, इसको कहते हैं लेटरल ट्रांसफर्स। एक डिपार्टमेंट से सेम पोजीशन पे दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाना। अब ये सारा कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सब कुछ था प्रमोशन के बारे में और प्रमोशन की पॉलिसी, उसके क्या रूल्स होते हैं, प्रमोशन के क्या बेसिस है, क्राइटेरिया हैं और कितने टाइप्स हैं, सब पढ़ लिया। अब जो दूसरी टर्म हम पढ़ेंगे डिमोशन, इसे देखो कोई भी पसंद नहीं करता। किसी का डिमोशन हो जाए तो एम्प्लॉय का मोरल, मोटिवेशन सब बिल्कुल खत्म हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मतलब क्या है डिमोशन? क्या होता है कि आप जिस पोजीशन पे काम, आप एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हो और आपसे कुछ गलती हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, या आपने कुछ ऐसा किया ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहती है कि अब आपको सीनियर पोजीशन पे नहीं, आपको जूनियर पोजीशन पे काम करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, रीअसाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ लोअर जॉब इन्वॉल्विंग फ्यूअर स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोअर जॉब पे आपको भेज दिया जहाँ कम स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है, आप पहले आप अपर लेवल पे काम कर रहे हो। तो मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ लेस इंपॉर्टेंट जॉब फ्रॉम अ हायर लेवल जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन which may not involve a reduction in pay but yes a reduction in status और प्रिविलेज। हो सकता है कि डिमोशन में आपकी सैलरी ना कम हो या हो सकता है कम हो भी जाए सैलरी, बट ये 100% है कि आपका जो स्टेटस है वो कम हो गया, आपके जो बेनिफिट्स थे वो कम हो गए। तो ये एक बहुत बहुत खराब पोजीशन होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि उसको डिमोशन मिले। अब ऐसा डिमोशन ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्यों?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी सीनियर एम्प्लॉय को जूनियर एम्प्लॉय क्यों बनाएगी, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हम यहीं पे हम वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कंपनी ने पूरा अपना सेटअप, पूरा स्ट्रक्चरिंग ही चेंज कर दी, या कंपनी का मर्जर हो गया, या उसका बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको अपने आप को डाउन साइज करना पड़ रहा है, लोगों को कम लोगों को रखेगी वो, अधिकतर लोगों को जॉब से उसे हटाना पड़ रहा है। तो उसमें क्या होगा, जब जॉब कम रह गए तो अब आपको जो जॉब्स अवेलेबल है उनमें से ही कुछ चूज करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के पास लोअर पोजीशंस आ जाती हैं। भाई मर्जर हो गया, दूसरी कंपनी के साथ हो गया मर्जर, तो उसके भी लोग आ गए और आप लोग भी हो, तो हो सकता है उसमें से आप भी मैनेजर हो मार्केटिंग के, वो भी उस दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हुआ, वहां पे भी मार्केटिंग मैनेजर है। तो कंपनी ने क्या कहा कि उसको कहा कि वो मार्केटिंग मैनेजर बनेगा और आपको बोल दिया कि अब आप उसके अंडर में काम करो, तो ये डिमोशन है। तो इसके ये रीजंस हो सकते हैं कि अगर डाउन साइजिंग हो रही है, कंपनी लॉस में है, कंपनी का मर्जर हो गया, कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो कुछ लोगों को जो है वो डिमोट किया जा सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। एज एन एम्प्लॉय आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। कैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके जितना आपको काम करना चाहिए, जितनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन आपको कहेगी कि आपसे नहीं हो रहा है भैया ये काम, आप नीचे वाली पोजीशन पे काम करो। तीसरा रीजन हो सकता है एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी आपने कुछ ऐसा गलत ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया है जिसमें आपको पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग के लिए आपको डिमोट कर दिया गया। आपने कोई टारगेट मिस कर दिया, आपने कोई ब्लंडर कर दिया, आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया, तो वो सारे रीजंस हो सकते हैं। This tool, demotion, it used to communicate to employees that they are beginning to be liabilities rather than asset to an organization. जब organization आपको हटाना चाहती है और आपको हटा नहीं पाती है, अपने आप वो नहीं कहना चाहते, तो आपको डिमोट कर देते हैं। डिमोट करने का मतलब है कि वो आपको बता रहे हैं कि आप को जो है हम अब एक लायबिलिटी मानते हैं, एसेट होगा तो हम आपको प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बट आप हमारे लिए लायबिलिटी बन गए हो, तो इसलिए हमने आपको डिमोट किया, तो आप खुद ही छोड़कर चले जाओ। तो वो एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि आप ना, नाउ यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अगर आप रिजाइन करोगे तो हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्राइटेरियाज हैं डिमोशन के। अब ये लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं जिसमें मैंने लिख दिया है, अब आपको क्लियर ही हो गया होगा डिमोशन क्या होता है। ये डाउनग्रेडिंग प्रोसेस है और बहुत ही सीरियस पनिशमेंट है। तो अगर आप एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एचआरएम, जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो एचआर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये लास्ट चीज है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी एम्प्लॉय के साथ अप्लाई करना चाहेंगे। इसलिए डिमोशन क्योंकि बहुत सीरियस पनिशमेंट माना जाता है, आपने किसी से उसकी जॉब छीन के उसको कहा कि आप लोअर लेवल का जॉब करो, तो ये बहुत बुरा पनिशमेंट है। इसमें क्या होता है, डिमोट होने के बाद लोग इमीडिएटली रिजाइन कर देते हैं। तो इसको जब भी कोई एचआर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन यूज करे, बहुत टैक्टफुली यूज करना चाहिए और सिर्फ तब करना चाहिए जब आपको एक्चुअली में लग रहा है कि इसको यूज करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज कभी भी डिमोशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये लोगों को बहुत डिमोटिवेट कर देता है। वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को अलूफ और नॉट रिक्वायर्ड फील करते हैं और मे बी वो रिजाइन कर दें या और भी कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आई होप आपको प्रमोशन डिमोशन दोनों क्लियर हो गए। टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे इसी तरह पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।